सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन के क्या क्या प्रिंसिपल्स है, कैसे सीड प्रोडक्शन है वो बेटर है, वो होता है, क्वालिटी सीड हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो दो टाइप के प्रिंसिपल्स हैं, एक होता है जेनेटिक प्रिंसिपल, एक होता है एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल। तो जेनेटिक प्रिंसिपल्स में आती है सबसे पहले क्वालिटी सीड। तो क्वालिटी सीड क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ये है क्वालिटी सीड, ये है क्वालिटी सीड। तो क्वालिटी सीड का मतलब ये होता है कि सीड से अगर हम सीड्स को फील्ड में लगाएंगे तो उसकी जर्मिनेशन, विगर, वाइबिलिटी वो है वो प्रॉपर उसकी बनी रहे, उसको बोलेंगे हम क्वालिटी सीड। अगर उसकी जर्मिनेशन, विगर और वाइबिलिटी है वो सीड्स की प्रॉपर नहीं बनी होगी, अगर सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, फिजियोलॉजिकल क्वालिटी उसकी सही नहीं होगी, जेनेटिक प्योरली नहीं होगा, फिजिकल क्वालिटी उसमें नहीं होगी, तो उसको हम गुड क्वालिटी का सीड्स और वो हम नहीं बोलेंगे, उससे वो क्वालिटी है वो सीड्स की अफेक्ट होगी। तो कौन कौन सी क्वालिटी है सीड्स में? जेनेटिक प्योरिटी होती है, जेनेटिक क्वालिटी होती है, फिजिकल क्वालिटी होती है, फिजियोलॉजिकल क्वालिटी होती है और हेल्थ क्वालिटी होती है। अब आते हैं जेनेटिक क्वालिटी। जेनेटिक क्वालिटी का मतलब होता है ट्रू टू टाइप ऑफ द प्लांट, मीन्स प्लांट से वो प्लांट्स में कोई भी अदर स्पेसीज के सीड्स नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर मान लें फॉर एग्जांपल व्हीट का सीड लॉट है, तो उस व्हीट सीड लॉट में कोई राइस का सीड नहीं होना चाहिए, उसमें केवल व्हीट का ही होना चाहिए। अगर उसमें 1% भी या 2% भी जेनेटिक क्वालिटी अगर हो गई, उसमें व्हीट का सीड में राइस का सीड आ गया या फिर चिकपी में कोई अदर सीड्स आ गया, तो वो जेनेटिक क्वालिटी उसकी डिटोरेट होगी, उसमें आगे फिर ब्रीडिंग प्रोग्राम में वो दिक्कत आएगी। तो इसलिए है वो सीड्स हमेशा है वो जेनेटिकली प्योर होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं हम फिजिकल क्वालिटी की। फिजिकल क्वालिटी का मतलब होता है सीड्स में अदर क्रॉप सीड, इनर्ट मैटर, डस्ट पार्टिकल, ब्रोकन सीड्स वो है वो नहीं होने चाहिए, सीड एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी। उसके बाद में आते हैं फिजियोलॉजिकल क्वालिटी। फिजियोलॉजिकल क्वालिटी का मतलब होता है कि सीड्स में कितना परसेंट मॉइस्चर होना चाहिए, उसकी जर्मिनेशन क्या है, उसका विगर स्टेटस क्या है, उसकी वायबिलिटी क्या है। विगर और वायबिलिटी, वायबिलिटी का मतलब लाइवनेस, कितना जिंदा है कि नहीं है। विगर का मतलब होता है कि पोटेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द सीड अंडर दी बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशन या फिर नॉर्मल कंडीशन, वो होता है तुम्हारा विगर। विगर का मतलब होता है कि सीड से वो कितना सर्वाइव कर रहा है, कितना जिंदा रह रहा है उस कंफील्ड कंडीशन में, वो उसको बोलते हैं विगर कंडीशन। तो ये होगी आपकी फिजियोलॉजिकल क्वालिटी। थर्ड है, फोर्थ है हेल्थ क्वालिटी। हेल्थ क्वालिटी का मतलब होता है सीड्स में है वो कोई भी डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट है वो नहीं होने चाहिए, ये होगी हेल्थ क्वालिटी। अब बात करते हैं जेनेटिक क्वालिटी। Genetic quality. All the seeds used for sowing must have similar genetic constitution for uniform performance and quality of the produce. Then what are the what are the factors responsible for deterioration of genetic purity of a variety? So there are several factors. First is there are several factors. First one is developmental variation. Suppose genetic quality कैसे डिटोरिएट होती है? डेवलपमेंटल वेरिएशन। फॉर एग्जांपल, इफ अगर कोई क्रॉप है, अगर कोई क्रॉप है, उस क्रॉप को पर्टिकुलर एरिया में वो ग्रो होती है, अगर उस क्रॉप को पर्टिकुलर एरिया में ग्रो ना करके हम किसी और एरिया में ले जाए, तो उसका क्या होगा? यील्ड परफॉर्मेंस कम होगा, ऑफ कोर्स होगा, है ना? तो उससे क्या होगी, उसकी जेनेटिक क्वालिटी है वो कम हो जाएगी, डेवलपमेंटल वेरिएशन आ जाएगा उसमें। व्हेन सीड वेराइटी इज ग्रोन इन डिफरेंट एग्रो ecological condition than its natural one, developmental variation may be occur. So that is called a genetic quality will be deteriorate. ईच एंड एवरी, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, ईच एंड एवरी क्रॉप को उस रेस्पेक्टिव एरिया में ही हमें ग्रो करना चाहिए टू मिनिमाइज दी डेवलपमेंटल वेरिएशन। नेक्स्ट इज मैकेनिकल मिक्सचर। नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल मिक्सचर। दिस काइंड ऑफ डिटोरेशन may take place at any stages of development from the sowing to processing. फॉर एग्जाम्पल, मैकेनिकल मिक्सचर से वो किसी स्टेज में भी क्रॉप में हो सकता है। अगर हम सोइंग करते हैं तो सोइंग में अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो मिक्स हो सकते हैं सीड, अगर जेनेटिकली प्योर नहीं है, मिक्स है तो सीड, तो उसमें क्या आ गया, मैकेनिकल मिक्सर आ गया। राइस में अगर कोई वीट के आ गया तो वीट भी उग जाएंगे उसमें। तो
पॉलिनेशन का चांसेस रहता है, क्रॉस पॉलिनेशन का, तो उससे क्या होगा, उससे वो जेनेटिक क्वालिटी है वो डिटोरिएट होगी। सो ये कैसे हो सकता है मैकेनिकल मिक्सचर? कंटामिनेशन थ्रू द फील्ड, सेल्फ सोन सीड और वॉलंटियर प्लांट, या तो फिर प्रीवियस क्रॉप के जो वॉलंटियर प्लांट अगर हमने फील्ड में नहीं देखे, साफ नहीं किया, तो प्रीवियस क्रॉप में जो बचे हुए थे वो उग जाएंगे, ठीक है। और या फिर सीड ड्रिल, अगर मान लो एक ही सीड ड्रिल का हम यूज कर रहे हैं, अगर हम मूंग को निकाल रहे हैं उसी में से, थ्रेसिंग सीड ड्रिल में से, उसी में से अगर हमने उसको साफ सफाई नहीं की, उसी में से अगर हमने गेहूं का दाना फिर वो बो दिया अगले साल, तो क्या होगा, कुछ उसमें मूंग के भी दाने उसमें फील्ड में गिर जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे जेनेटिक क्वालिटी है वो डिटोरिएट होगी। तो मैकेनिकल मिक्सर से भी ये होता है। केयरिंग टू डिफरेंट वेराइटी एडजेसेंट टू ईच अदर, टू डिफरेंट वेराइटी ग्रो कर रहे हैं या फिर केयरिंग कर रहे हैं उसमें, सोइंग में या फिर हार्वेस्टिंग में, उसमें क्या होगा, ये मैकेनिकल मिक्सर आ सकता है। तो यूजिंग ट्रैम्प मतलब थ्रेसिंग फ्लोर, अगर हमने सेम जाली का यूज किया है, उसको क्लीन नहीं किया है, तब भी क्या हो सकता है, मैकेनिकल मिक्सर है वो आ सकता है। बैग एंड बैग और सीड बीन्स, अगर हमने सेम बैग यूज किया है, उसको क्लीन नहीं किया है, अगले उसमें भी किसी और क्रॉप को भर दिया है, तो जब हम यूज करेंगे तो उसका मैकेनिकल मिक्सचर उसमें आ सकता है। तो ये सब चीजें हैं वो मैकेनिकल मिक्सचर आता है, तो वो जेनेटिक क्वालिटी को फैक्टर है वो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है वो नेचुरल क्रॉसिंग। नेचुरल क्रॉसिंग क्या है? इट इज, अगला है नेचुरल क्रॉसिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअली प्रोपोगेटेड जो क्रॉप स्पीसीज होती है, पर्टिकुलरली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप स्पीसीज, उसमें ये नेचुरल क्रॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या होगा कि मान लो अ, अगर नेचुरल क्रॉसिंग हो गई, अगर मान लो हमने कोई क्रॉप लगाई है, उसके साथ में उसी के से रिलेटेड कोई स्पीसीज और लगा दिया, तो उससे क्या होगा, आपस में कंटामिनेशन हो जाएगा, उसका पोलन है वो इस क्रॉप में आ जाएंगे, स्टिग्मा पे आ जाएंगे, फिर क्या होगा, कंटामिनेशन हो जाएगा। तो ये सबसे मेन कोजिंग ऑर्गेनी जो फैक्टर है जेनेटिक कंटामिनेशन का, वो नेचुरल क्रॉसिंग है, सेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप स्पीसीज में पर्टिकुलरली। इसमें क्या होगा, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, किसके साथ होता है, अनडिजायरेबल टाइप डिजीज प्लांट के साथ, ठीक है। ऑन अदर हैंड नेचुरल क्रॉसिंग इज द मेन सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन क्रॉस फर्टिलाइज और ऑफन क्रॉस fertilized crop. The extent of genetic contamination in the seed field is due to natural crossing depend on breeding system of the species, isolation distance, varietal mass and pollinating agent, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हो गया। अगला है म्यूटेशन। म्यूटेशन से भी जेनेटिक डिटोरेशन होता है। इट इज ए बिगर इंपॉर्टेंस एज द अकरेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज 10⁻⁻6 is very low. If any visible mutation symptom is observed in the field, it should be immediately rolled out of the field. So this is also a cause of genetic deterioration, mutation. Then techniques of the plant breeder. Then what are the standards of genetic purity? Breeder said no standards, 100% genetically pure. For foundation seed, it should be 99%. Certified or truthful level seed 98%. For hybrid journal 95%. For hybrid specific to cotton, brinjal, tomato, TPS or watermelon is 90%. Hybrid for castor is 85%. So this is for just for remember. You should be remember breeder seed genetic purity 99%. Foundation seed 99%. For certified and truthful level seed is 98% is permissible. सो नाउ कमिंग्स टू हाउ टू मेंटेन द जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी को हम कैसे मेंटेन करते हैं? वही फर्स्ट है, ग्रो इन अडोप्टेबल एरिया ओनली। अगर कोई भी क्रॉप उस एरिया में ही होना है, उसका नेचर में ही ऐसा लिखा हुआ है, तो उसी एरिया में उसको ग्रो करो। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु के क्रॉप को आप राजस्थान में ग्रो कर रहे हो, तो डेवलपमेंटल वेरिएशन में भी आकर तो उसी एरिया में ही उसको वेराइटी को ग्रो करो। पीरियोडिक टेस्टिंग ऑफ द वेराइटी फॉर द जेनेटिक प्योरिटी। सो जीओटी हम लगाते हैं, ग्रो टेस्ट हम लगाते हैं फील्ड में, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग जीओटी स्टैंडर्ड से वो डिसाइड किए भाई
किए हुए हैं वो इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन के द्वारा। उसके बाद में आइसोलेशन। आइसोलेशन डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब होता है कि कीपिंग मेन क्रॉप फ्रॉम द ऑल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन अवे। कीपिंग अवे फ्रॉम द मेन क्रॉप फ्रॉम द ऑल सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, मतलब जो जहाँ जहाँ भी कंटामिनेशन लग रहा है उसको है वो अलग करना, उसको बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस। ये अलग अलग क्रॉप में अलग अलग होती है। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप क्या है, सेल्फ पोलिनेटेड है तो उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस है वो कम होती है। क्रॉस पोलिनेशन में क्या है, वो क्रॉस पोलिनेटेड है, उसमें चांस ज्यादा होंगे कंटामिनेशन के, तो उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस है वो ज्यादा रखी जाती है। और अब बात करते हैं कि आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन सीड्स में भी रखी जाती है और सर्टिफाइड सीड में भी रखी जाती है। फाउंडेशन सीड्स में ज्यादा रखी जाती है, सर्टिफाइड सीड में कम रखी जाती है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन सीड में ज्यादा क्यों रखी जाती है और सर्टिफाइड सीड में क्यों कम रखी जाती है। रोगी पीरियोडिकली ऑफ टाइप प्लांट, रेगुलरली हमें ऑफ टाइप प्लांट को रिमूव करना है। फॉलोइंग सीड मल्टीप्लिकेशन चेन, जिससे जेनेटिक प्योरिटी वो बनी रहेगी, मतलब सीड मल्टीप्लिकेशन चेन को हमने फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल ब्रीडर, ब्रीडर से फाउंडेशन, फाउंडेशन से सर्टिफाइड, उससे वो जेनेटिक प्योरिटी वो मेंटेन रहेगी। मेंटेनेंस ब्रीडिंग, तो मेंटेनेंस ब्रीडिंग। सो नाउ कमिंग टू डिटेलिंग आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, टू कीप द सीड अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। नाउ कमिंग टू आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, टू कीप द सीड क्रॉप अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। सो किस किस से हम इसको अलग रख सकते हैं मेन क्रॉप को, अदर वेराइटी ऑफ द सेम क्रॉप, ठीक है। सेम वेराइटी विच डू नॉट कन्फर्म टू द वेराइटल प्योरिटी। अदर वेराइटी ऑफ द सेम क्रॉप IRI 8 है, IR 8 वेराइटी है राइस की, तो IRI 36 से उसको अलग करना। सेम वेराइटी डज नॉट कन्फर्म द वेराइटल प्योरिटी, ठीक है। देन अदर क्रॉस कंपेटेबल क्रॉप, एनी अदर क्रॉस कंपेटेबल क्रॉप, उससे वो अलग करना। आइसोलेशन कैन बी 4 टाइप, स्पेस आइसोलेशन, टाइम आइसोलेशन, बैरियर आइसोलेशन, डिस्कार्डिंग बॉर्डर रो। स्पेस आइसोलेशन क्या होता है, नेक्स्ट कमिंग टू स्पेस आइसोलेशन क्या होता है। इन दिस द सीड प्लॉट इज grown in a particular distance from the source of genetic contamination so that foreign pollen are unable to reach in viable state is called as space isolation. सो स्पेस का मतलब होता है कि उसको दूरी को बढ़ा देना, इतना दूरी कर देना ताकि पोलन है वो स्टिग्मा पर पहुंच नहीं पाए और उसको कंटामिनेशन नहीं कर पाए, स्पेस आइसोलेशन। ये भी अलग अलग होती है, सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप में अलग, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में अलग। सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप में कम हो सकते हैं और जबकि पोलिनेशन जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है उसमें हम ज्यादा रखते हैं। बाजरा है, बाजरा लगा हुआ तो आस पास में कोई बाजरा की दूसरी वेरायटी नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। अगर बाजरा है तो उसके कम से कम 1800 से 1000 मीटर तक कोई दूसरा बाजरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, कहीं से भी पोलन आके अपने क्रॉप को कंटामिनेशन कर देगा और हमारी जेनेटिक प्योरिटी वो कम हो जाएगी। इसीलिए क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में आइसोलेशन डिस्टेंस है वो ज्यादा रखते हैं। सेल्फ पोलिनेटेड में क्या, वो तो सेल्फ पोलिनेटेड है, ऑलरेडी सेल्फ पोलिनेटेड है, उसमें एंथर एंड स्टिग्मा है, उसी में होता है सब कुछ, मेल मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो क्रॉस पोलिनेशन का थोड़ा चांसेस कम रहता है, तो इसलिए उसकी आइसोलेशन डिस्टेंस हमेशा है कम रखी जाती है। तो ये है वो जो आइसोलेशन जो है डिस्टेंस है वो इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड है वो रिकमेंडेड है। क्या है, फाउंडेशन सीड्स के लिए 10, जो फ्रेंच बीन, पी, फेनोग्रीक, गार्लिक, पोटैटो, काउपी, इसके लिए 10 और ये 5, फाउंडेशन 10 और ये 5। ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है तो इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस कम में 10, 5, 50, 25, टोमेटो में जैसे 50-25 हुआ फाउंडेशन सीड में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई फाउंडेशन सीड्स में आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा क्यों रखते हैं कंपेयर टू सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड जो सीड है उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा है, जबकि फाउंडेशन सीड्स में कम है। क्यों है, क्योंकि फाउंडेशन सीड क्या है, प्योर क्लास है। फाउंडेशन सीड से ही सर्टिफाइड सीड का ओरिजिन हुआ है। अगर फाउंडेशन सीड में ही आइसोलेशन डिस्टेंस ज़्यादा नहीं रखेंगे, उसकी क्या होगी, क्वालिटी कम हो जाएगी। तो इसकी फाउंडेशन सीड की क्वालिटी कम होगी तो क्या होगी, सर्टिफाइड सीड की क्वालिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो इसी से बना है आगे। तो इसीलिए फाउंडेशन सीड्स की हमेशा जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो ज़्यादा रखते हैं ताकि उसकी जेनेटिक प्योरिटी है वो बनी रहे। तो इसीलिए देखो फाउंडेशन सीड्स में ज़्यादा है, 10 मीटर है इसमें, फेनोग्रीक में, गार्लिक में, पोटैटो में, जबकि सर्टिफाइड में 5 मीटर है। टोमेटो में इसी प्रकार से यहाँ फाउंडेशन में 50 है, इसमें 25 है। इसी प्रकार से जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड, बाजरा, और उसमें 1000 और 500।
तो ये एक इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है, उसके द्वारा ये जो रिकमेंडेड है कि भाई इतना होना चाहिए, ये हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट कमिंग टू टाइम आइसोलेशन। नेक्स्ट कमिंग टू टाइम आइसोलेशन। टाइम आइसोलेशन का मतलब होता है कि क्रॉप को इस प्रकार से लगाए ताकि उसका जो फ्लावरिंग पीरियड है वो आपस में कोइंसाइड ना हो, मीन्स आपस में मिक्स ना हो। मतलब अगर मान लो हमने लगाया है, राइस लगाया है, तो राइस लगाया है तो राइस की कोई दूसरी वैरायटी भी अगर मान लो आप लगाना चाहते हो पास में, तो उस हिसाब से इस हिसाब से लगाओ कि उसका फ्लावरिंग पीरियड एक साथ ना हो। थोड़ा उसको 15-20 दिन पहले लगा दो, या फिर 15-20 दिन इसको बाद में लगा दो, या इसको पहले लगा दो उसको बाद में लगा दो। तो ऐसा करके आप इसको एडजस्ट करके आप ये वो जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू बैरियर आइसोलेशन। बैरियर आइसोलेशन का मतलब होता है कि आइसोलेशन कैन बी अचीव्ड बाय फिजिकल बैरियर व्हिच इज रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ द पोलन। मींस जैसे कोई फील्ड है, फील्ड में कोई भी क्रॉप ग्रो हो रही है, क्लस्टर बीन ग्रो हो रहा है, तो क्लस्टर बीन ग्रो हो रहा है, या फिर कोई हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होगी, केबेज, कॉलीफ्लावर, बीटर गार्ड, बोटल गार्ड, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, उसका हमें सिर्फ प्रोडक्शन प्रोग्राम लेना है। तो हमने क्या करना है, उसको या तो बैरियर लगा दो चारों तरफ से, या पॉलीथीन शीट से उसको पैक कर दो फील्ड को चारों तरफ से, है ना, या फिर कोई पॉली हाउस, पॉली नेट हाउस, पॉली टनल, उससे क्या होगा आपस में वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे पोलन, पोलन इसके पोलन उधर एंथर में स्टिग्मा पे जाके फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, या उसका इधर नहीं आ पाएगा। तो इससे क्या होगी, जेनेटिक क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट कमिंग टू डिस्कार्डिंग बॉर्डर रो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इज रोगिंग। रोगिंग मीन्स क्या होता है, मेंटेन टू मेंटेन द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ द सीड क्रॉप बाय रिमूव ऑफ द प्लांट of the same species which deviated from the normal expression of the variety in the seed production plot. That means रोगिंग का मीन्स क्या क्या होता है, रिमूवल ऑफ द ऑफ टाइप, जो भी आपको उस मेन क्रॉप से अलग दिखते हैं प्लांट, उसको हमने रिमूव करना है, दैट इज कॉल्ड एज रोगिंग। और ये रोगिंग है वो प्री फ्लावरिंग, फ्लावरिंग और हार्वेस्टेबल स्टेज पर है वो की जाती है। ये रोगिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए। देन व्हेन टू रोगिंग, कब हम रोगिंग करते हैं, मैंने बताया था वेजिटेटिव स्टेज में, फ्लावरिंग स्टेज में और सीड मैच्योरिटी के टाइम पे हमने वो रोगिंग करना है। सो दिस इज ऑफ टाइप, दिस इज द फील्ड ऑफ ब्रोकली, एंड इन दिस ब्रोकली फील्ड नोलकोल इज ऑफ टाइप प्लांट। ऑफ टाइप plant, it is clearly different. We can see there, this is the broccoli, and this is null-cole plant which can be uprooted. Next is field inspection. नेक्स्ट इज फील्ड इंस्पेक्शन। फील्ड इंस्पेक्शन भी है वो सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर या फिर स्टेट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर से वो फील्ड इंस्पेक्शन करते हैं, अगर हम कोई सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम लेना है तो ये वही बात है। ब्रीडर सीड्स के लिए क्या है, जो जॉइंट इंस्पेक्शन टीम ऑफ प्लांट ब्रीडर एंड ऑफिशियल्स ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। जब कोई ब्रीडर सीड ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में या फिर आईसीआर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में कोई सीड को प्रोड्यूस करता है, तो उसमें उसको वैलिड करने के लिए एक टीम आती है जिसको बोलते हैं जॉइंट इंस्पेक्शन टीम ऑफ प्लांट ब्रीडर्स, या फिर ऑफिशियल्स ऑफ स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी एंड नेशनल सीड कॉर्पोरेशन एजेंसी। वहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे वो आएंगे और वो देखेंगे कि इस ब्रीडर ने ब्रीडिंग प्रोग्राम लगाया है, इसका ये ब्रीडर सीड प्रोड्यूस कर रहा है, इन्होंने प्रॉपर आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है, इन्होंने प्लॉट साइज, फील्ड सारा वेल मेंटेन अकॉर्डिंग टू सीड स्टैंडर्ड्स। देन ये वो सर्टिफिकेट देंगे कि ये जो ब्रीडर है, इनका नाम ये है ब्रीडर का, इन्होंने ये वैरायटी लगाई है, ये हमारे सुपरविजन में हमने इंस्पेक्शन किया है, ये ओके वैरायटी है। तभी ही वो ब्रीडर है वो आगे हमें सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए वो ब्रीडर सीड से वो देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। सो दिस इज दिस इज हाउ द सीड इंस्पेक्टर विल, या फिर सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर से वो सीड इंस्पेक्शन क्रॉप में वो करते हैं। कैसे, कब कब करते हैं, वेजिटेटिव, फ्लावरिंग, मेच्योरिटी टाइम पे।
तो टोमेटो में 50 डेज में हम करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। फिर फ्लावरिंग के टाइम पे 70 डेज में हम करते हैं। देन दिस इज डिफरेंट क्रॉप, दिस इज डिफरेंट क्रॉप, tomato, chili, brinjal, bindi, okra. So likewise, that field inspection at different stages will done by the government agencies officers. So this is सीड क्वालिटी मल्टीप्लिकेशन चेन्स को है वो फॉलो करते हैं जेनेटिक क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, देन सर्टिफाइड सीड, देन फॉर द लेबलिंग। How this is the how this is the maintenance breeding. How this is the nucleus seed will be maintained. फॉर एग्जाम्पल नोटिफिकेशन ऑफ द वैरायटी, कोई भी वैरायटी है वो नोटिफाई हो चुकी है, ठीक है, नोटिफाई हो चुकी है तो उसका हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले न्यूक्लियर सीड को तैयार करते हैं। न्यूक्लियर सीड वही तैयार करते हैं, उसमें हम बेस्ट वो सीड्स को लेंगे और ग्रो करेंगे। पहले हम ग्रो करेंगे, उसमें हम 500 टू 1000 प्लांट है वो सेलेक्ट करेंगे। उसको फिर सेलेक्ट करने के बाद को इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी रो में हम ग्रो करेंगे। एक प्लांट से उस प्लांट में जितने सीड्स है उसको एक एक लाइन में उसको हम लगाएंगे। लगाने के बाद में नेक्स्ट सीजन उसके हर एक प्लांट के जो भी सीड्स, हम एक प्लांट उसको सेपरेट लिफाफे में या बैग में उसको हार्वेस्ट करेंगे। ऐसा हम 6 से 7 जनरेशन तक करेंगे और बाद में फाइनली जो अच्छी रो होगी उसको सेलेक्ट करेंगे, जो अच्छी रो नहीं होगी उसको हम रिजेक्ट करेंगे। फिर लास्ट में सबको मिक्स करके वो जो जितनी क्वांटिटी का जो सीड बचेगा उसको हम न्यूक्लियर सीड बोलेंगे। उसी न्यूक्लियर सीड को फिर हम लगाएंगे। नेक्स्ट ईयर जो प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे ब्रीडर सीड। उस ब्रीडर सीड प्रोडक्शन प्लॉट से हम जो ब्रीडर सीड वो प्रोड्यूस होगा वो होगा ब्रीडर सीड प्रोडक्ट। तो ये हो गया पूरा तुम्हारा मेंटेनेंस ब्रीडिंग, हाउ विल मेंटेन कंप्लीटली। तो जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग जीओटी टेस्ट लगाते हैं। फिजिकल क्वालिटी, नेक्स्ट कमिंग टू फिजिकल क्वालिटी का मतलब होता है कि सीड्स को है वो अदर मटेरियल से वो फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट आता है तुम्हारा फिजिकल क्वालिटी। फिजिकल क्वालिटी का मतलब हुआ कि सीड्स है वो अदर क्रॉप वैरायटी, इनर्ट मैटर और उनसे है वो फ्री होना चाहिए फिजिकल क्वालिटी। अगर कोई इसमें ब्रोकन सीड्स है तो भी वो फिजिकल क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं मानी जाती है। वो ठीक है, अगर कोई एम्प्टी सीड है तो भी फिजिकल क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती है। फिजिकल क्वालिटी का मतलब है कि सीड्स एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई इनर्ट मैटर, डस्ट पार्टिकल, कंकड़, पत्थर, ये सारे ब्रोकन सीड, डिजीज सीड ये सारे नहीं होने चाहिए। वो हो गई फिजिकल क्वालिटी। तो ये होगी फिजिकल क्वालिटी हम कैसे मेंटेन करते हैं। उसके बाद में फिजियोलॉजिकल क्वालिटी। फिजियोलॉजिकल क्वालिटी में आता है जर्मिनेशन, सीड विगर एंड हेल्थ। जर्मिनेशन कैसे मेंटेन करते हैं हम, हाई जर्मिनेशन। आपको पता ही है जर्मिनेशन क्या है, हाई जर्मिनेशन होगा तो हाई क्वालिटी होगी, जर्मिनेशन नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा, तो मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। उसी प्रकार से विगर एंड हेल्थ का है। देन फिजियोलॉजिकल क्वालिटी, दिस इज क्वालिटी वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन रीजन इन इंडिया। कहाँ कहाँ है वो क्वालिटी है वो सीड है वो प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में। ये आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। देन एग्रोनॉमिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या है। देन सीड क्वालिटी के अनदर प्रिंसिपल्स, मैंने आपको जब स्टार्टिंग हुआ था स्लाइड तब बताया था एग्रोनॉमिकल प्रिंसिपल्स भी होते हैं इसमें। तो क्या क्या एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल्स है, लैंड रिक्वायरमेंट। लैंड रिक्वायरमेंट, लैंड शुड भी कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, उसमें कोई वॉलेंटियर प्लांट नहीं होना चाहिए, उसमें डिजीज का वेल फर्टाइल होना चाहिए, वेल ड्राइंड होना चाहिए, कोई वॉलेंटियर या सेल्फ सोन प्लांट उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऑब्जेक्शन वेट भी उसमें नहीं होना चाहिए। तो दिस इज, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ लैंड रिक्वायरमेंट। वॉलेंटियर प्लांट्स ऑफ मस्टर्ड इन ब्रीडर प्लॉट ऑफ चिकपी। चिकपी का जो जो ब्रीडर प्लॉट है उसमें मस्टर्ड से वो आ रहे हैं, तो ऐसा फील्ड नहीं होना चाहिए। अगला है मेथड्स ऑफ सोइंग थ्रू क्लीनिंग,
ऑफ सीड ड्रिल्स, प्लांट इक्विपमेंट। जब हम सोइंग करते हैं तो जो इक्विपमेंट होता है, प्लांट इक्विपमेंट वो सारा है वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में है सोइंग ऑफ वैरायटीज विथ ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस शुड बी अल्टरनेट, ठीक है। और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए हम क्या करता है, to maximum hybrid seeds in cucumber KH1, planting of gynosis into monoecious plant in the pattern of 3:1 have the recommended. This is all about Gen agronomic principles. This is the recommended ratio planting system. This is rice planting system 6 6 6 है, उसके बाद में वो एक्सकेप किया गया एक रो 6। स्किपिंग मेथड बोलते हैं इसको, बीट में स्किपिंग हो गया ये। This is maturity indexes some of the crops. Thank you.